नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के इस सेशन में हम बिहार के नए राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बिहार के जो नए राज्यपाल हैं वह कौन बने हैं, और साथ ही साथ जो राज्यपाल के बारे में मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पेपर 2 पॉलिटी की बात करें तो उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम थोड़ा सा जो मुख्य रूप से यह पद है, साथ ही साथ इसकी जो जिम्मेदारियां हैं, इनके सभी पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलीवेंट हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लें कि बिहार के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन यह जो है बन गए हैं। सेवानिवृत्त जो है यह जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के पद से दोस्तों। और आप देखेंगे इनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि यह एक बहुत योग्य व्यक्ति हैं दोस्तों, जो अब जो है बिहार के नए राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे, नए राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त हो रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे और इनका स्थान अब जो है यह लेने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत ही सम्मानित सैन्य अधिकारी हैं, राज्य संवैधानिक प्रमुख तक का इनका सफर रहा है और बहुत ही जो है एक योग्य व्यक्ति हैं दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल सैयद अता हसनैन की। दोस्तों, अगर सबसे पहले इनके संदर्भ में आप समझने का प्रयास करेंगे तो सैन्य नेतृत्व इनका बहुत ही प्रमुख रहा है। इन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियान और जो पारंपरिक सैन्य योजना है, इसमें मुख्य रूप से बहुत अच्छे तरीके से शीर्ष कमान को संभाला है। रणनीतिक प्रशासन के संदर्भ में अगर इनको देखें तो सेना के सर्वोच्च स्तर पर जो प्रबंधन का अनुभव है वह इनको है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नागरिक शासन के संदर्भ में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और जो प्रधानमंत्री कार्यालय है पीएमओ, इसकी प्रमुख समितियों में भी इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अकादमिक दृष्टि से देखें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया है। तो बहुत ही उपलब्धियां इनके पास जो है आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वह सैन्य नेतृत्व के मामले में हो, रणनीतिक प्रशासन के मामले में हो, नागरिक प्रशासन के मामले में हो। अकादमिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सभी जो है मुद्दों पर, सभी जो है पॉइंट्स पर आप देखेंगे तो इनको बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप काम करते हुए पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सैन्य नेतृत्व की बात करें तो कश्मीर से लेकर स्ट्राइक कोर्ट तक इनका सफर रहा है। आप देखेंगे तो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व इन्होंने किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी जो काउंटर टेरर है, इन अभियानों में केंद्रीय और सबसे संवेदनशील भूमिका में यह सबसे प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा 21वीं जो कोर स्ट्राइक फॉर्मेशन रही है दोस्तों, इसकी बात करें तो इसमें भी इन्होंने कमान संभाला है। भारतीय सेना की प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन है और इसकी कमान भी इनके हाथ में रही है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो जो पारंपरिक युद्ध हैं, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर हैं और जो उच्च तीव्रता वाले युद्ध की योजना का जो व्यापक अनुभव है वह भी इनको प्राप्त है। दोस्तों, रणनीतिक प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें तो सेना मुख्यालय में भी इनकी अहम भूमिका रही, जैसा कि हमने आपको बताया। दोस्तों, 3 जून 2013 की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना से निवृत्त होने से पहले यह जो है उनका पद आप देखेंगे, उनका अंतिम पद सेना मुख्यालय में रहा है। और मुख्यालय में आप देखेंगे तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी का पद होता है उस पर जो है यह जो है विराजमान रहे हैं। दोस्तों, यह भूमिका एक विशाल संगठन के सुचारू संचालन को प्रमाणित करते हुए नजर आती है और इस जिम्मेदारियों का भी वहन इनके द्वारा किया गया है। दोस्तों, इसमें जो प्रमुख जिम्मेदारियां इनके पास रही तो सेना के नेतृत्व ढांचे में जो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो पदोन्नति है, प्रमोशन का जो रणनीतिक मूल्यांकन है और पूरे सैन्य बल के लिए जो करियर प्रशासन है, इन सभी की प्रमुख जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई हैं। राष्ट्रीय शासन और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में अगर हम देखें तो सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्र सेवा का उनका सफर नीति निर्माण और शासन में जारी रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नाम आपने सुना होगा, एनडीएमए। तो फरवरी 2020 में इसके सदस्य के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था और इसमें मुख्य योगदान इनका आपदा तैयारियों की जो नीतियां हैं, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है, जो मुख्य रूप से रिस्पांस प्लानिंग है और जो राष्ट्रीय लचीलापन, जो नेशनल रेजिलेंसेस है, इस पर जो है इनकी पहल देखने को मिली है। रणनीतिक संचार की भी बात करी थी हमने, अकादमिक नेतृत्व की बात भी करी थी। तो 2018 में इन्होंने अकादमिक नेतृत्व भी निभाया है।
चांसलर केंद्रीय कश्मीर विश्वविद्यालय के रहे हैं। अकादमिक नेतृत्व और संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है दोस्तों। इसके अलावा रणनीतिक संचार की बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ ऑफिस है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो सूचना और संचार के लिए गठित जो अधिकार प्राप्त समिति है उसके सक्रिय सदस्य के रूप में भी जो है इन्होंने काम किया है। इसके अलावा राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवा का भी सम्मान जो है इनको प्राप्त हुआ है, चाहे वह आप देखेंगे परम विशिष्ट सेवा मेडल की बात हो, जो उत्तम युद्ध सेवा मेडल की बात हो, अति विशिष्ट सेवा मेडल की बात हो, सेना मेडल की बात हो या विशिष्ट सेना मेडल की बात हो, यह सभी जो है इनको प्राप्त हैं पहले से, ठीक है। और इनकी अगर हम शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वैश्विक शैक्षणिक पृष्ठभूमि इनकी रही है दोस्तों। सेडवुड कॉलेज से पढ़े हैं और मुख्य रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय से भी इन्होंने पढ़ाई करी है। इतिहास में जो है मुख्य रूप से बीए ऑनर्स हैं और एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज में भी इनका अध्ययन रहा है। इसके अलावा रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज और किंग्स कॉलेज लंदन में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि पारिवारिक विरासत है उसको इन्होंने संभाला है। इनके पिताजी सैयद मेहदी हसनैन यह भी भारतीय सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और इन्होंने अपने जो पारिवारिक विरासत है, जो लेगेसी है, उसको कंटिन्यू करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ऐसे योग्य व्यक्ति का बिहार में आना बिहार के लिए एक नई दिशा जो है तय हो सकती है। और मुख्य रूप से बिहार के संवैधानिक प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन राज्य में अद्वितीय अनुशासन और रणनीतिक दूरदर्शिता और शासन विशेषज्ञता लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। राज्य सरकार के कामकाज की निगरानी अच्छे से रख सकते हैं दोस्तों। संवैधानिक प्रावधानों की कड़ाई से पालन की जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, तो इसका निर्वहन इनको करना होगा, ठीक है। तो आप इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है जो संवैधानिक प्रावधान है राज्यपाल को लेकर, राज्यपाल से जुड़े जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं या जो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 153 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 153 से लेकर 159 तक जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यह पहले तो आपको राज्यपाल के बारे में दिखेगा, फिर आर्टिकल 161, 163, 64, 200, 213 ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो मुख्य रूप से राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 153 की बात करें तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसकी जानकारी हमें मिलती है 153 से। और फिर उसके बाद 54 की बात करें, 154 की मैं बात कर रहा हूँ, तो राज्य की कार्यपालिका जो कार्यपालिका शक्ति है और राज्यपाल में निहित होगी, इस बात की जानकारी हमको अनुच्छेद 154 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है, कार्यकाल 156 में डिफाइन है, 57 में योग्यता डिफाइन है, 58 में पद की जो शर्तें हैं उनके बारे में लिखा गया है और 59 में शपथ की बात करी गई है। इसके बाद 159 के बाद आप 61, 63, 64, 200 और 213 की बात करेंगे तो 161 में क्षमादान की शक्ति पर जो है आर्टिकल है, अनुच्छेद 163 जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। 163 में मंत्रिपरिषद की सलाह की बात है, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और 200 में विल पर जो है राज्यपाल की सहमति की चर्चा है। 213 भी आपको ध्यान में रखना होगा जिस पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो संवैधानिक प्रावधान है, जो आर्टिकल है राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उनको जरूर आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में देखें तो आपको पता होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है और आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। दोस्तों यह भी ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यह ध्यान रखिएगा कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है इस तक पद पर रहता है, इसलिए 5 वर्ष पूरा होना जरूरी नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा कि बिहार में जो आरिफ जी हैं, आरिफ मोहम्मद खान, इनका कार्यकाल तो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अब नए आपको जो है मुख्य रूप से देखने को मिल रहे हैं राज्यपाल, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि जो 5 वर्ष है वह पूरा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर 10 वर्षों की बात करें हम अपने बिहार की, तो 10 वर्षों में आप देखेंगे 7 राज्यपाल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग किसी भी जो है राज्यपाल का कार्यकाल पूरा नहीं रहा है। 1.5 से 2 साल, 2.5 साल तक का मैक्सिमम काल रहा है बिहार में होने वाले राज्यपाल का, पिछले 10 वर्षों के जो राज्यपाल के अगर हम टेन्योर पर नजर डालें तो, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो राज्यपाल बनने के लिए जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना तो चाहिए, यह तो इम्पोर्टेंट है ही है, यह तो आप जानते भी होंगे। साथ ही साथ 35 वर्ष या उससे अधिक आयु
होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए दोस्तों, यह ध्यान रखना है। और साथ ही साथ राज्यपाल की जो शक्तियां हैं यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, इन पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कार्यपालिका जो शक्ति है, जो विधायी शक्ति है, सभी आपको ध्यान में रखना है, चाहे वित्तीय शक्ति हो, चाहे न्यायिक शक्तियां हो, विवेकाधीन शक्तियां हो। राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो संबंध है उसके संदर्भ में अगर हम देखें, राज्यपाल से जुड़े जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं वह सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा शक्तियों के बारे में यहाँ जिक्र कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बोला कि कार्यपालिका शक्तियां, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति है, महाधिवक्ता की नियुक्ति है जो एडवोकेट जनरल हैं। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करना कार्यपालिका शक्तियां हैं राज्यपाल की, ठीक है। विधायी शक्तियों की बात करें तो विधानसभा सत्र बुलाना इनका जो है विधायी शक्ति है। इसके अलावा सत्र स्थगित करना, ठीक है, विधानसभा भंग करना, बिलों पर हस्ताक्षर करना, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना, अध्यादेश जारी करना जो आर्टिकल 213 है, यह सभी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, राज्यपाल की ध्यान रखना है। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो बजट राज्यपाल की अनुमति से ही पेश होता है, आपको पता होगा। मनी बिल राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है, तो यह वित्तीय शक्ति आपको देखने को मिलेगा। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल जो पैराडॉन है, रिप्रीव है, रिस्पाइट है, रिमिशन है, कम्युनिकेशन है, और यह आप देखेंगे तो इनकी न्यायिक शक्तियां आपको देखने को मिलती हैं, क्षमादान की जो शक्ति है। लेकिन आप एक चीज यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जो डेथ सेंटेंसेस है इसको यह माफ नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ओके, तो न्यायिक शक्तियों में विशेष तौर पर इन सभी को ध्यान रखना है। विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे राज्यपाल कभी कभी स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में, ठीक है, जो अंग असेंबल है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश है, बिल राष्ट्रपति को भेजने की जो बात है, यह इसकी विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका है वह आपको देखने को मिलेगा, और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सूचना देना अनिवार्य है। इस बात का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? आर्टिकल 160 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सूचना देना अनिवार्य है। राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं दोस्तों, उनको भी आप ध्यान रखिएगा जब भी जो है आप राज्यपाल को पढ़ें। जैसे अगर हम बात करें तो आप ध्यान रख सकते हैं सरकारिया कमीशन की, राज्यपाल की नियुक्ति और सुधार के लिए कमीशन बनाया गया था। पुच्ची कमीशन की बात करें तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इन आयोगों ने क्या किया था दोस्तों? तो सुझाव दिया कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। यह जो है मुख्य रूप से इसके सुझाव रहे हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण आयोग में सरकारिया और पुच्ची कमीशन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एक बार आप इसको जरूर पढ़ लें। बेसिकली हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट भी हैं, राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण केस भी हैं, ठीक है। तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जो पंजाब 1974 का केस है, जिसमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, इस बात का जो है जिक्र है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नाबम रेबी वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016, यह भी एक केस आपको देखने को मिलता है, जिसमें राज्यपाल विधानसभा की कार्यवाही में मनमाना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यह देखने को मिला था। तो यह आपको जरूर ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण केस है, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को एंजॉय कर पाए होंगे, बहुत सारी जानकारी आप जो है कलेक्ट कर पाए होंगे, राज्यपाल के पद के बारे में समझ पाए होंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में समझ पाए होंगे, और अभी जो है जो नए नियुक्त होने वाले जो है मुख्य रूप से राज्यपाल हैं बिहार के, उनके बारे में बेसिकली कुछ जानकारी आप समझ पाए होंगे। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो, आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको सही कर पाएं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अपने किसी अन्य जो है टॉपिक के साथ अपने अन्य सेशन में, और हम फिर से बात करेंगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलुओं पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए।